अच्छा जी, ऑन यकम जुलाई 22 कंपनी इशूड 5% डिवेंचर्स विद पार वैल्यू ऑफ 15 मिलियन। 5% डिवेंचर का मतलब होता है वो डिवेंचर जिनके मुंह के ऊपर लिखा हो 5%, यानी कूपन रेट है। ये क्या है जी? कितने बच्चों ने ये ट्राई किए हैं यार? बस ये जितने जो अगले 5 से 7 10 मिनट में जितने हो गए उसके बाद फिर हमने इफ्रिक 1 स्टार्ट कर देना, ठीक है ना? तो फिर ये साथ साथ करते रहेंगे ऐसे ही। फिर पिछले जो छोड़े हैं ऐसी वापसी फिर करते हैं, IFRS 8 के रहते हैं, तो साथ साथ इफ्रिक 1 चलेगा, साथ साथ पेंडेंसीज चलती जाएंगी इंशाल्लाह। तो होपफुली हम कर जाएंगे इफ्रिक 1 को भी। इफ्रिक 1 भी हो जाए तो बहुत सारे सवाल जो आपको पता है वो बचे हुए होते हैं, बचे खुचे, जैसे वो रोज वाले सवाल की एडजस्टमेंट थी वो भी फुड़का देंगे साथ ही। अभी तो ताज़ा IAS 12 पड़ा हुआ है, ऐसे काम होने अब। अच्छा, ₹4। अच्छा, कंपनी ने इशू की पार वैल्यू इनकी 15 थी और कंपनी ने इशू की हैं फॉर 20, ठीक है? तो ये पार वैल्यू आ गई, फेस वैल्यू आ गई। हम जो वर्किंग में करते हैं सब कुछ उन्होंने करके दिया हुआ है, 1 नंबर का MCQ है। और ये क्या है जी? इशू प्राइस। नेक्स्ट, इनकरिंग इशू कॉस्ट ऑफ, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आ गई, ठीक है जी। द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम गिवन देम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी, ये भी आ गया, इफेक्टिव रेट भी आ गया। व्हाट एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन रिलेशन टू डिवेंचर्स फॉर द ईयर 30 जून 2023। अब डिवेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अब डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है? हम सिर्फ FVTPL में कब जा सका करते थे? जब हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो या मिसमैच रिमूव करना हो। तो ऐसी कोई बात यहाँ पर लिखी हुई है, उसके लिए क्या करना पड़ता था? इसको फिर डेजिग्नेट करना पड़ता था ना। अमोर्टाइज कॉस्ट क्या है जी? आपकी डिफॉल्ट कैटेगरी, तो आप डिफॉल्ट के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है, सही है ना? उसने कहा ट्रेडिंग है ना, उसने कहा मिसमैच रिमूव करने के लिए हमने FVTPL पे रखा हुआ है इनको, तो फिर सादा सी बात है। अब वही उसने कहा जी व्हाट एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड, डेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड और बैलेंस, ठीक है? तो सारा नक्शा सामने इसलिए रख रहा हूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा इफेक्टिव रेट पे, इंटरेस्ट पेड आएगा कूपन रेट पे, और बैलेंस आएगा इश्यू प्राइस लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लो, अब ये कैलकुलेटर पे करने वाली चीज होती है, तो आपका दिमाग मैं बना रहा हूं ये आपके सामने, आपके दिमाग में ये नक्शा होता है पर्चे के अंदर। डायरेक्ट आपने यहां पर ये फिगर लिखनी थी। बोलो जी, इश्यू प्राइस क्या है जी? 20, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 0.5, तो ये बन गया 13.5। अच्छा, उसके बाद ये यकम जुलाई 2022 है, ठीक है, जिस दिन आपने ये इशू किए। उसके बाद इसका ईयर एंड मैंने अभी नहीं देखा सवाल क्या कह रहा है। 30 जून 2023 होगा, एक साल पूरा, तो 19.5 पे लगाओ 8%, हाँ 1.56। अच्छा, वैसे ना एक एहतियात किया करो MCQs के अंदर, ये तो इत्तफाकन सेम हो गया, आपने राउंडिंग नहीं करनी। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ जाता 1.5673, तो हो सकता है यहाँ पर ऑप्शंस में होता 156,730, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो आपने राउंडिंग नहीं करनी है MCQs में, फिगर एग्जैक्ट मैच नहीं होती, तो अब इत्तेफाक से होगी, चले ठीक है, ओके। अच्छा, अब वो क्या कह रहा था? व्हाट एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन रिलेशन टू डिबेंचर फॉर द ईयर। ना तो मुझे इसकी ज़रूरत है ना मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत थी, और वो भी क्या कह रहा है? फॉर द ईयर 30 जून 23, तो पूरे साल का इंटरेस्ट मांगा था। इतना आसान MCQ, तो ये सारी वर्किंग आपने नहीं करनी थी, आपने सिर्फ कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट ये लिखना था 19.5, उस पर आपको पता होना चाहिए था एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है इफेक्टिव रेट इंटू 8% करना था, आपने देखना था पूरा साल गुजर गया है, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। Siri Limited purchased 1 million shares of another company, purchased 1 million shares, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स आ गया, शेयर्स आ गया, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू ऑफ 23 पर शेयर। तो 1 मिलियन इंटू 23 पर शेयर, तो कैलकुलेटर पे निकालने की जरूरत नहीं है, 23 मिलियन रुपए, 23 मिलियन रुपए पर इन्होंने परचेज किया, ठीक है। ऑल्सो इनकर्ड ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ 0.5। अब ये तो बात की बात है कि 23.5 पे रिकॉर्ड करना है,
या 23 पे और 5 को एक्सपेंस करना है, तो मॉडल डिसाइड करेगा। एसएल कंसिडर इन्वेस्टमेंट एज अ स्ट्रेटेजिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग। ओके, तो इसका मतलब आपने इसको रिकॉर्ड करना है 23 प्लस 0.5। अच्छा, अगली बात, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन दिस, है पता नहीं, हम तो कुछ और कर रहे हैं। ऑन इनिशियल रिकग्निशन इन्वेस्टमेंट कैन बी रिकॉर्डेड एट 23 और 23.5 डिपेंड ऑन क्लासिफिकेशन। क्या तो सही रहा है, क्या कह रहा है, इन्होंने इसको हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं रखा हुआ। तो आपको पता ही है, आपने जब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करनी होती थी तो आपसे कहा जाता था शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए आप कहते थे यस, तो कहते थे FVTPL लगा लो। और अगर आप कहते थे शॉर्ट टर्म के लिए तो आप कहते थे नो, तो आपसे फिर पूछते थे लगाना है FVTPL, नहीं तो FVT-OCI में चले जाओ, वापसी कोई नहीं। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इनिशियल रिकग्निशन पे इन्वेस्टमेंट को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं 23 पे या 23.5 पे, दोनों पे, क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं भी है, आपके पास ऑप्शन तो FVTPL वाला है ना, तो अगर आपने इसको FVTPL पे रखा तो इन्वेस्टमेंट 23 पे रिकॉर्ड होगी, और अगर FVT-OCI में चले गए तो 23.5 पे होगी। तो 1 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट ही है ना, कि गलत लग रही है आपको। आगे कहता है ऑन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इन्वेस्टमेंट मस्ट बी कैरिड एट फेयर वैल्यू ओनली। बिल्कुल जी, शेयर्स में ऑप्शन ही दो हैं, कहीं अमोर्टाइज कॉस्ट है शेयर्स में। अमोर्टाइज कॉस्ट वो था जिसके अंदर फेयर वैल्यू पर इसको नहीं लेकर जाते हम अपने इंस्ट्रूमेंट को। अमोर्टाइज कॉस्ट तो इन्वेस्टमेंट डिवेंचर्स में था अगर फाइनेंशियल एसेट की बात करें, और फाइनेंशियल लायबिलिटी में था अगर हम उस तरफ चले जाएं। अमोर्टाइज कॉस्ट शेयर्स में था ही नहीं, शेयर्स के अंदर अमोर्टाइज कॉस्ट वाला ऑप्शन है ही कोई नहीं। या FVTPL है या FVT-OCI है, FV है, फेयर वैल्यू है। तो इसका मतलब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में तो इन्वेस्टमेंट को लाजिम है कि आप कैरी करें एट फेयर वैल्यू ओनली। हाँ, गेन लॉस कहां जाना है वो अलग बात है, अगर FVTPL मॉडल PL में ले जाओगे, FVT-OCI तो OCI में ले जाओगे, पर इन्वेस्टमेंट को हमेशा किस पे रखना है। जितने सवाल किए हैं बेशक उठा के देख लो आप, कैंगरू वाले सवाल में दोनों तरह के सवाल थे इकट्ठे, अच्छे इसलिए लगता है वो हमें बार बार हम कंपेयर करें, दोनों को फेयर वैल्यू पे रखा था, FVTPL FVT-OCI, तीसरा मॉडल है ही कोई नहीं। फेयर वैल्यू कहां जाती है, मतलब फेयर वैल्यू गेन लॉस कहां जाता है, ये बात की बात है। तो ये भी करेक्ट है। कोई है ऑप्शन जी, ओनली 1 इज करेक्ट, नहीं, ओनली 2 नहीं, बोथ आर यस, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस तरह की तो फटाफट कर सकते हैं ना, ये वाला MCQ तो कर ही लें। ये जो है ना अंग्रेजी वाला है तो फटाफट कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, एन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। सही कह रहा है, एक मिनट भाई इधर देखना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये किसकी बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के दो मॉडल्स थे, FVTPL FVT-OCI, और तीसरा था अमोर्टाइज कॉस्ट, है ना, नहीं था। वो क्या कह रहा है, एन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को ही कहते हैं, कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज सब्सिक्वेंट। सही कह रहे हैं भाई, तू सही कह रहा है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है तेरी बात। ये कैन नॉट बी क्लासिफाइड, भाई शेयर्स में तो अमोर्टाइज कॉस्ट है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, एन इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, ये अब क्या आ गया, ये क्या आ गया जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स है। अब इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स आ जाए तो उसके लिए क्या मॉडल था जी, अमोर्टाइज कॉस्ट, FVT-OCI और FVTPL। बड़े मजे का स्टैंडर्ड नहीं है वैसे, मजे का इसलिए लग रहा है कि आता भी है और आता भी है, समझे नहीं, आता भी है पर्चे में और आता भी है आपको, मजे का स्टैंडर्ड हुआ ना फिर, है जी। अच्छा चले, कहता है इन्वेस्टमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड थ्रू FVT-OCI। नहीं, ये गलत कह रहा है, यू आर रॉन्ग भाई। कैन बी, इट कैन बी क्लासिफाइड। डेट इंस्ट्रूमेंट अगर होल्ड और मे सेल वाले ऑप्शन में जाता है, यानी बिजनेस मॉडल अगर होल्ड और मे सेल में जाता है, तो यू कैन क्लासिफाई इट एज FVT-OCI। भाई कैसे हो सकता है आप कह रहे हो कैन नॉट बी, नहीं भाई नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ओनली 1 इज करेक्ट।
ऑप्शन पीछे भी देखा करो यार, आंसर सही जा रहे हैं। अब मैं तो कहता हूं ये 2 रह गए हैं यार, 2 करके आगे चलते हैं, ये सफ़ा तो पूरा हो जाए ना, ठीक है। ऊपर वाले का तो सिर्फ आंसर ही है ना, 17वां फिर ऊपर चला जाता है। तो देखो जी, प्लेटिनियम लिमिटेड इश्यूज 100 मिलियन रुपीज। अच्छा ये अब बड़े कमाल की बात होती है, कंसोलिडेशन में बड़ी प्रैक्टिस होनी है इस चीज। वो कह रहा है इश्यू किया है इन्होंने ₹100 मिलियन 5% डिवेंचर्स। अब मुझे बताओ ये टोटल फेस वैल्यू है, ये टोटल है या पर डिवेंचर है? अच्छा अगली बात, प्लेटिनियम लिमिटेड इश्यूज ₹100 मिलियन फेस वैल्यू है, ₹100 मिलियन फेस वैल्यू और 5% कूपन रेट है, ठीक है। और यकम जनवरी पे इन्होंने इशू किया, इनकर किया इन्होंने इशू कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन, ठीक है जी। दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम मीनिंग दैट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 8%, तो कूपन रेट 5, इफेक्टिव 8। व्हाट इज द फाइनेंस कॉस्ट टू बी शोन इन P&L फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15। अब इशू किस पे किया है जी इन्होंने? कहीं उसने लिखा हुआ है कि इशू करना प्रीमियम पे, रिडीम होना है प्रीमियम पे, इशू प्रीमियम पे हुआ है। अच्छा दूसरी बात, ये इशू किए हैं इन्होंने डिबेंचर्स, तो ये क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में तो अमोर्टाइज कॉस्ट ही है, FVTPL तो इसमें नहीं जा सकता, तो ट्रेडिंग के अंदर होता तो होता। अब इसको रिकॉर्ड किस पे करना है हमने? फेयर वैल्यू है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट वाले में है, इशू कॉस्ट माइनस, तो इसका मतलब किस पे रिकॉर्ड किया आपने? अब ये डायरेक्ट आपने पर्चे में लिखा, पूरी वर्किंग करूं या ठीक है? 97 इशू प्राइस लेस ट्रांजेक्शन, ये तो लिख दूं ना, इशू प्राइस 100 है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 3 है, तो 97 पे आपने टेबल ना बनाओ, 97 पे रिकॉर्ड किया। अब P&L में लेकर जाना है आपने वो इंटरेस्ट जो इफेक्टिव रेट वाला है। इफेक्टिव रेट क्या है? अब यहां पर रुक कर देखो किस दिन डिबेंचर इशू किए थे और ईयर एंड क्या बता रहा है? ले पूरा साल ही आ गया, क्या आंसर आता है? हैं 15 का कह रहा है, ओ मारे गए मारे गए मारे गए मारे गए मारे गए मारे गए, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट पेड, मारे गए, मेरे ध्यान से पढ़ा ही नहीं। और पर्चे में बच्चों ने भी ऐसे ही किया होगा, यकीन करो। तो आप तो ध्यान से पढ़े, ठीक है। मेरा तो पर्चा पास है, मैं तो, मेरे तो वारा खाता है, मुझे तो आपने बता दिया, क्लास चल रही थी, मैंने माजरत कर ली, आगे चल पड़े। आप किससे माजरत करेंगे फिर? अपने आप से। खुद को माफ कर पाएंगे क्या? कि इतना देखो कितना आसान। और कितने नंबर है इसके? 1 नंबर है, पता नहीं है, 1 तो होना चाहिए, ठीक है। अब ये 1 नंबर का मिसाल के तौर पे, और 1 नंबर ही आपका वो वाला था जिसने आपको आगे पहुंचाना, तो कितना दुख लगेगा, क्योंकि सब कुछ आता भी था और मेरी तरह 15 नहीं देखा, 14 में आपने इनको इशू किया है। तो भाई यकम जनवरी 14 पर 97 पे रिकॉर्ड हुआ, 31 दिसंबर 14, जल्दी करो। इंटरेस्ट एक्सपेंस एट अब डायरेक्ट करो 8% पे 7। अब क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हैं नहीं, इसलिए सुकून मारे, आपने फिल द ब्लैंक ही फिल करनी है ना। और इंटरेस्ट पेड होगा 100 पर 5% लेकर जी, और बैलेंस फिर जल्दी से आओ 31 दिसंबर 15 पर, कुछ तो मैं भी कर दूं जी, बस ठीक है। उसने क्या कहा था? एक्सपेंस इतना होना चाहिए, तो ये आपका 7.98। अब सही है, कह रहा राउंडेड टू 2 डेसिमल, सही है, ठीक है, वो सही है। वसीम लिमिटेड इशू 10 में सेम लग रहा है, इनकरिंग इशू कॉस्ट डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम गिविंग देम इफेक्टिव रेट, व्हाट एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन रिलेशन टू डिवेंचर्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19। हाँ बस ये फर्क है कि ये डायरेक्ट भी हो सकता है, तो ये तो हो ही गया। 17 NLT एक्वायर 6% ₹1000 TFCs, 6% इज कूपन रेट। सवाल पढ़ने का तरीका आना चाहिए, इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ये मसला होता है बस कभी कभी, ठीक है। और 1000 इज द फेस वैल्यू। अच्छा जी, कूपन रेट आ गया
और 1000 क्या है जी, फेस वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट फॉर ₹970। एंटिटी ने खरीदा है 1000 वाला TFC 970 का, एक ही खरीदा होगा, या ईयर एंड के स्टार्ट में। इंटरेस्ट रिसीवेबल एनुअली इन एरियर। TFC is redeemable at the end of year 3 at a premium of financial asset is measured at amortized cost. Effective interest rate is इतना। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फिगर। इसका मतलब सारा कुछ ही करना पड़ना है, बस रिडेम्पशन वैल्यू की जरूरत नहीं है। ओह ईयर 2 पे, हाँ फिर भी रिडेम्पशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डेट डिस्क्रिप्शन, सॉरी डेट, इंटरेस्ट, इनकम एट द रेट ऑफ इफेक्टिव रेट कितना है 8.1%, और इंटरेस्ट रिसीव यानी कैश रिसीव एट द रेट ऑफ 6%, और बैलेंस। अब एक्वायर किया इन्होंने, परचेज किया इन्होंने, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट है तो आपने उसको परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। तो 970 प्लस 0, कोई नहीं ट्रांजैक्शन कॉस्ट पूरे सवाल में, ठीक है। तो ये 970 से काम शुरू हो गया। यकम जनवरी ईयर 1, ठीक है। फिर आएगा जनाब 31 दिसंबर ईयर 1, तो 970 पे 8.1 लगाएं, और ये 6% आपने लगाना है 1000 पर, 60 बैलेंस। उसके बाद 31 दिसंबर ईयर 2 जी, और 1009, तो 1009 ऑप्शन कोई नहीं है, 1009 आ गया, फिल इन द ब्लैंक है, ठीक। बस मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे आप, अल्लाह। अच्छा जी नेक्स्ट, ऑन यकम जनवरी 18 सिल्वर लिमिटेड परचेज 40,000 रुपीज 10 लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये क्या है जी, नंबर ऑफ शेयर्स है। ये इनकी क्या है जी, फेस वैल्यू, पार वैल्यू। एट अ प्राइस ऑफ 30 पर शेयर, ये इसकी क्या है जी, परचेज प्राइस। इररिकवरेबल इलेक्शन वाज मेड टू रिकॉग्नाइज द एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू इररिवोकेबल इलेक्शन। ज़ाहिर लॉन्ग टर्म के लिए होंगे तभी वो इलेक्शन का ऑप्शन मिला होगा, इलेक्शन उन्होंने कर लिया इररिवोकेबल। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 30,000 की है, कैपिटलाइज करेंगे, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे आने। एट द ईयर एंड द शेयर्स वर ट्रेडिंग एट 60 पर शेयर, फेयर वैल्यू होगी। व्हाट अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स विल बी शोन अंडर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ। अब इतनी लंबी कहानी में से सिर्फ आपने क्या ढूंढना था, 40,000 शेयर्स इंटू 60, धोखा नहीं खाना था। पूरी कहानी तो क्या है, पूरी कहानी शुरू हो जाओ, इन्वेस्टमेंट शेयर्स का लेजर बनाओ, परचेज प्राइस है 30 इंटू 40,000 प्लस 30,000 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फिर ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू निकालो, गेन लॉस निकालो। पागल है क्या? अच्छा करके दिखाओ, सारी बात समझ आ रही है सबको, समझ आ रही है कि करके दिखाऊं, ये समझ आ रही है बात, पक्की बात है ना। हाँ तो ये पागलों की तरह नहीं शुरू हो जाना, सामने नजर आ रहा है वो क्या कह रहा है कि वो कौन सी अमाउंट इन शेयर्स की पीएन बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी के हेड में नजर आएगी, तो वो तो क्लोजिंग, अगर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, हमने फेयर वैल्यू पर उठाकर रखना होता है अपनी इन इन्वेस्टमेंट्स को। गेन लॉस कहाँ लेके जाना है, ओसीआई में। तो बैलेंस शीट में तो उसने फेयर वैल्यू पर नजर आना है, तो फिर ये डायरेक्ट यहाँ से 40,000 इंटू 60 करें, आंसर इज जी 2.4 मिलियन। यहीं पे ब्रैकेट में वर्किंग शो कर देता हूँ मैं, पेपर में वर्किंग की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अस्कर को तो बुला दें भाई, मैसेज कर दें। मर्करी लिमिटेड परचेज्ड 1 मिलियन शेयर्स, परचेज्ड शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये लिख लेते हैं तो हमारे सामने वो टेबल आ जाता होता है, ईजी हो जाता है हमारे लिए। इन जुपिटर लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी फॉर 40 मिलियन ऑन यकम जनवरी, तो ये क्या है जी, इसकी परचेज प्राइस। बाय द एंड ऑफ ईयर 31 दिसंबर 17 पे फेयर वैल्यू ऑफ जुपिटर लिमिटेड शेयर्स हैड मूव टू 48,
लिमिटेड शेयर, तो ये पर शेयर ही गिवन है। इफ मर्करी वर टू डिस्पोज ऑफ दीज शेयर्स ब्रोकर फीस इज, ये कॉस्ट टू सेल है बेटा। कहता है अगर मर्करी ने इनको बेचना है तो ब्रोकर क्या लेगा, 5 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कॉस्ट। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, वो कहता है व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ ईयर। अब होल्ड शेयर्स इन इन्वेस्टमेंट एट, देखो आपने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किया है तो इसके अंदर आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, या तो आप FVTPL में जा सकते हैं या आप FVTOCI में। अच्छा, अब वो कहता है होल्ड शेयर इन इन्वेस्टमेंट, अगर तो आप FVTPL में हैं तो आपने इसको 40 × 1 मिलियन शेयर्स, तो 40 मिलियन रुपीस पर रखें अगर आप FVTPL में हैं। और अगर आप FVTOCI में हैं तो 40 प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है, 0.5, 40.5 लिख दूँ डायरेक्ट, 40.5 मिलियन, ये 5 लाख 0.5 मिलियन होता है ना, 40.5 मिलियन FVTOCI में है तो ये इस पे रख लें, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू हो चुकी है शेयर्स की 48, तो मतलब 48 मिलियन पे आप ईयर एंड पे ले आए। अब जौन सा मर्जी मॉडल हो ईयर एंड पे, जौन सा मर्जी मॉडल हो ईयर एंड पे आपने इसको 48 मिलियन पर ही लेकर आना है, ठीक है। फेयर वैल्यू बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू नजर आती है। अब वो क्या कह रहा है, ट्रीटमेंट बताओ ईयर एंड पर, तो हमने कहा जी ईयर एंड पर ले जाओ 48 पे उठाकर इसको, और गेन लॉस अब यहाँ पे चुप, कहीं से पता ही नहीं चल रहा कि क्या करें। अब देखो शेयर्स के अंदर डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है, देखो ना, अगर शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर्स हैं फिर FVTPL है, और अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए है तब भी ऑप्शन तो उसको बताना पड़ता है कि इररिवोकेबल इलेक्शन हमने कर लिया है थ्रू, वरना तो यहाँ पर वो लिख भी देता लॉन्ग टर्म के लिए हैं तब भी हम इस चीज़ को ढूंढते हैं कि कहीं ये इसने दावा किया हुआ है कि मैंने इररिवोकेबली इसको इलेक्ट किया थ्रू OCI। अगर ऐसा नहीं है तो फिर FVTPL तो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है ही, तो इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ और मैं 40 से उठाकर इसको ले आऊँगा 48 मिलियन। और ये 0.5 कॉस्ट टू सेल, ये कोई हम बायोलॉजिकल एसिड बेच रहे हैं कि हम उसको ये एंड पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे करें, धोखा नहीं खाना, ठीक है। तो तो होल्ड शेयर्स इन इन्वेस्टमेंट एट 47 ना भाई ना, होल्ड शेयर्स एट, हाँ ये तो ठीक है, विद 8 मिलियन गेन बीइंग टेकन टू, बिल्कुल सही है। डिफॉल्ट कैटेगरी तो यही कहती है डिफॉल्ट। होल्ड शेयर्स इन, ये तो सही है, विद 8 मिलियन गेन शोन इन, नहीं यार स्टेटमेंट इन इक्विटी में नहीं जा सकता, उसने बताया नहीं है कि उसने इररिवोकेबल भी डेजिग्नेट किया इसको थ्रू OCI। होल्ड सही है, विद 7.5 शोन इन, यार क्या कह रहे हो, OCI वाला चक्कर ही कोई नहीं है, बी ही सही ऑप्शन है। 14 आयरन लिमिटेड हैज 5% ₹30 मिलियन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू, कूपन रेट है, और ये क्या इसकी फेस वैल्यू ₹30 मिलियन, ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, जो कि 5 साल में रिडीम होंगे। हाँ शेयर्स हैं पर नाम की शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी कौन से वाले, तो ये तो लाइबिलिटी होती है। हाउ शुड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो आपको रिवाइज नहीं कराया लेकिन ये इंट्रो का कॉन्सेप्ट है। आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में PNL में फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है लोन वाला भी, इंटरेस्ट आता है लीज वाला भी, और डिविडेंड आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी, फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है। ये बात समझ आई, अगली समझ आई ये बात, PNL के अंदर आएगा फाइनेंस कॉस्ट में। अगली बात, बैलेंस शीट के अंदर हम इसको कहते हैं जी ये लायबिलिटी ही है, इक्विटी के अंदर इसको नहीं शो करना, बल्कि इसको लायबिलिटीज के अंदर जहाँ पे बैंक लोन आ रहा है वहीं पर आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी जनाब प्रेजेंटेशन है, PNL के अंदर फाइनेंस कॉस्ट में
और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज। अब ये पढ़ा हुआ है ना FAR 1 में, पढ़ा हुआ है कि नहीं, पढ़ा हुआ है ना? अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज इक्विटी, ना 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 ना, ये अगर ये कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो ये तो इक्विटी है ही नहीं भाई, ये तो वापसेबल है, ठीक है। और प्रेफरेंस डिविडेंड को नहीं यार, पहले ही गलत हो गया तो बाकी आगे क्या चले। वैसे ये दोनों बातें गलत लिखी हैं उसमें। ये डिविडेंड नाम का डिविडेंड है, इसको चेन इक्विटी में नहीं लेकर जाते, इसको पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इक्विटी बनाओ, फिर वही गलत बात। प्रेफरेंस डिविडेंड को पीएनएल में ले जाओ, ये सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। प्रेफरेंस शेयर को लायबिलिटी बनाओ, और प्रेफरेंस डिविडेंड को प्रेफरेंस शेयर्स को नजर नहीं आ रहा, प्रेफरेंस शेयर्स को लायबिलिटी बनाओ, प्रेफरेंस डिविडेंड को शुक्र है, तो FAR 1 भी काम आ गया। 13 जी, निकल लिमिटेड इज अनसर्टन of how to treat professional fees. For which of the following investment should professional fee be capitalized as part? Not को अभी हटा दो ना यार, सीधा सीधा पढ़ लें, आप ना काट देना पर्चे में, बात से समझ में आएगी। तो किस में प्रोफेशनल फीस किसे कहते हैं जी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट किस मॉडल में इनिशियल वैल्यू के अंदर ऐड करनी है? एक्विजिशन ऑफ पेटेंट, एक्विजिशन ऑफ पेटेंट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड हुआ करती थी। अब ये ना समझो कि ये IFRS 9 चल रहा है, अब ये ओवरऑल अकाउंटिंग में पूछ रहे हैं कि आप अगर कोई प्रोफेशनल फीस जो है वो इनकर करते हैं और आपने कोई इंटेंजिबल एसेट खरीदा है, उसके ऊपर कोई प्रोफेशनल फीस आपकी लगी है, कोई आपने एक्सपर्ट साथ ले गए थे उस इंटेंजिबल को पेटेंट को चेक करने के लिए, उसने आपसे फीस लिया है, तो वो ज़रूरी खर्चा नहीं है, वो तो एसेट कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक। एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एक्विजिशन ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू OCI, यस। एक्विजिशन ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू नहीं। अब उसने क्या कहा था, किस में नहीं होनी? D में नहीं, ठीक है। In order to be a debt instrument at amortized cost, which two of the following tests must be applied? Fair value test, नहीं। Contractual cash flow characteristic test, investment appraisal test, business model test, तो B और D। मुकाओ यार छेती छेती, है ना, जान छड़ाओ मेरी। Which of the following are not classified as financial instrument? Share options, अच्छा देखो अभी वैसे आपके सिलेबस में कोई नहीं है ये, लेकिन अब जी, शेयर ऑप्शंस, इंटेंजिबल एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, क्योंकि ये एक ही किताबों में फाइनेंशियल लायबिलिटी, दूसरे किताबों में फाइनेंशियल एसेट या इक्विटी जो है वो कर रहे होंगे रेस। अब मिसाल के तौर पे किसी ने ये शेयर्स खरीदे तो उसका फाइनेंशियल एसेट है, दूसरे की ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, क्योंकि ये लायबिलिटी होती है वैसे भी रिडीमेबल वाले, तो ये तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ट्रेड रिसीवेबल्स बिल्कुल फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है, क्योंकि हमने फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, मनी, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज जब वो फेवरेबल हो जाए, याद आया कुछ? तो ये दोनों ही कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव और पे हो सकते हैं। इंटेंजिबल नहीं, ये तो मॉनिटरी भी नहीं है और फाइनेंशियल एसेट भी नहीं है। याद है आपको, मैंने थोड़ी सी बात की थी, क्योंकि क्या ये इंटेंजिबल एसेट मनी है? क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है? क्या ये कोई ऐसी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है जो फेवरेबल होने जा रही है? तो ऐसी तो कोई बात भी नहीं नजर आई, तो इसका मतलब ये नहीं है। शेयर ऑप्शंस क्या हैं जी? ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव, ये कैश खुद नहीं है, लेकिन दीज आर जस्ट लाइक शेयर्स, ये भी ट्रेड होते हैं, शेयर ऑप्शन भी आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आपको फेवरेबल, इससे फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदा हो रहा होगा, बेच के निकल सकते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। बहरहाल समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑन यकम जनवरी 11 ऑक्सीजन लिमिटेड परचेज अ डेट इंस्ट्रूमेंट फॉर इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 5 लाख। कब, कितने का खरीदा है उन्होंने? 5। It has a principal amount of 550 and was due to mature in 5 years. The debt instrument carries fixed interest of 6% paid annually in arrear and has an effective interest rate of 8% held at amortized cost.
अच्छा अब रिक्वायरमेंट अब आई है, एट व्हाट अमाउंट विल द डेट इंस्ट्रूमेंट बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा यार इसको तो होमवर्क में कर लो, अब बहुत सिंपल है। हमने खरीदा, अब डिस्काउंट पे है, ठीक है, तो 5 लाख से अमोर्टाइजिंग स्केड्यूल शुरू कर दो, 8% इफेक्टिव है, ऐड करी जाओ, 6% फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, पार वैल्यू, ये 550 माइनस करते जाना, कर लोगे ना वर्किंग। हाउ डज IFRS 9 require investment in equity instrument to be measured at and accounted for in the absence of any election at initial recognition। अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है और कोई इलेक्शन नहीं है, तो अभी तो देख कर आ रहे हैं कोर MCQ, क्या किस में करेंगे, फेयर वैल्यू विद चेंजेस गोइंग थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, सही, फेयर वैल्यू चेंजेस गोइंग थ्रू नहीं, मोटाइज को नहीं, नहीं ए, ठीक है जी, कोई नहीं रह गया, बस कुछ नहीं रह गया, जो अब कैलकुलेशन वाले आएंगे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। A 5% डिबेंचर was issued on 1st April at a total face value of 20 million. डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ इशू वर 5 लाख, तो इशू किया है हमने, तो हमने लोन लिया है, टोटल फेस वैल्यू ऑफ, तो फेस वैल्यू भी वही है और इशू भी उसी पे ही किया है, देख लो लिखा हुआ है 5% कूपन रेट वाले डिबेंचर्स को हमने इशू किया 1 अप्रैल को एट टोटल फेस वैल्यू ऑफ दिस, इशू भी इसी पे किया है। डायरेक्ट कॉस्ट है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ गई, डिबेंचर्स 31 मार्च 13 पे जाकर रिडीम होंगे एट सब्सटेंशियल प्रीमियम, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 10%, व्हाट अमाउंट विल द डिबेंचर अपीयर। यार ये भी हो जाने वाला सवाल, वर्किंग करोगे उसी तरह से, ये जिन्होंने नहीं किया अभी तक वो करेंगे, जिन्होंने कर लिया हुआ अच्छी बात है, ठीक है। सोडियम लिमिटेड परचेज अ डेट इंस्ट्रूमेंट विच विल मैच्योर इन 5 years, एसएल इंटेंड्स टू होल्ड द डेट इंस्ट्रूमेंट टू, अब खरीदा है डेट, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स परचेज, ठीक है, ये फौरन लिख लिया करो अपने पास, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, ताकि आपके दिमाग में नक्शा आ जाए। टू कलेक्ट इंटरेस्ट, ठीक है, तो मेच्योरिटी तक रखना है, तो अमोर्टाइज कॉस्ट इसका डिफॉल्ट क्या है, अमोर्टाइज कॉस्ट। हाउ शुड दिस डेट इंस्ट्रूमेंट बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, नहीं, एज अ फाइनेंशियल, नहीं, फाइनेंशियल एसेट, यस, एट फेयर वैल्यू थ्रू PNL, नहीं, ये तो इलेक्शन करना पड़ता है। फाइनेंशियल एसेट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, कितने आसान MCQs होते हैं। इफ अ कंपनी हैड इनकर्ड, और देखो पास पेपर वाले तो आप फौरन कर गए थे, तैयार है अब आपका ये टॉपिक, इंशाल्लाह गर्मा गर्म टॉपिक तैयार है, ठीक है। इफ अ कंपनी हैड इनकर्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन इशूइंग डिवेंचर्स, हाउ शुड दीज हैव बीन, अब इनकर्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इशूइंग डिवेंचर्स के वक्त तो माइनस करते हैं इशू प्राइस में से, लेकिन वो तब जब अमोर्टाइज कॉस्ट हो, और डिफॉल्ट ही अमोर्टाइज कॉस्ट, तो ऐड कर दो प्रोसीड्स ऑफ डिबेंचर में, नहीं, डिडक्ट करो फ्रॉम प्रोसीड, यस, अमोर्टाइज ओवर मतलब एसेट बना के, नहीं, चार्ज, नहीं, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आखिरी सफा आ गया जी। फॉर विच कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनिशियल वैल्यू, कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कॉस्ट किस में शामिल नहीं करनी बल्कि एक्सपेंस आउट करनी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की किस कैटेगरी में, लायबिलिटीज एट अमोर्टाइज कॉस्ट में, तो इसको PNL में नहीं लेके जाते बल्कि माइनस करते हैं। एसेट एट FVTPL, हाँ, इसमें एक्सपेंस आउट करते हैं, एसेट की इनिशियल वैल्यू में नहीं डालते। फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू, नहीं, इसमें भी कैपिटलाइज करते हैं, PNL में लेके नहीं जाते। एसेट नहीं, तो कौन सा है जी, बी। Copper Limited purchased an investment of 15,000 shares on Yakam August at a cost of 65, which Copper intends to sell in short term. ट्रांजेक्शन कॉस्ट है इतनी, एट 30 सितंबर these shares are इतना, गेन है इन्वेस्टमेंट का, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, PNL में रिकॉर्ड होगा, और क्या, गेन कहाँ में रिकॉर्ड होगा, PNL में। होमवर्क में कर लोगे ये देख ही लें, चले कि कर लोगे, ओके, हुन छुट्टी दी पैगी इन्होंने, अच्छा जी। डायमंड लिमिटेड परचेज 10,000 शेयर्स ऑन यकम सितंबर 14, मेकिंग इलेक्शन टू यूज अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। भाई आपको बताया था परचेज्ड शेयर्स है ना, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो है उसकी डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है, FVTPL, और इलेक्टिव मॉडल क्या है, इसको इलेक्टिव भी कहते हैं, इसको अल्टरनेट भी कहते हैं, ये पढ़ाया था मैंने आप, वो कौन सा है जी, FVT-OCI।
द शेयर्स कॉस्ट 35 ही, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, अब उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया हुआ है, FET OCI, ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी है 5000 एट 31 दिसंबर 14, शेयर्स आर ट्रेडिंग एट 45 रुपये ईच, ठीक है जी। व्हाट इज़ द गेन टू बी रिकॉर्डेड, बड़े आसानी से निकल सकता है, FET OCI में है तो चलो कर लेना, हो जाएगा, चलो कर ही लो फिर, अब इतना पढ़ लिया तो नहीं, अब ऐसे नहीं, 10,000 इंटू, नहीं देखो ना, दीज शेयर्स कॉस्ट 35 ईच, मतलब आपने इनको कितने में खरीदा है, परचेज 10,000 शेयर्स, दीज शेयर्स कॉस्ट 35 ईच, मतलब आपको कितना कॉस्ट किया उन्होंने, तो कितना बन गया, जो भी बना ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी उसके अंदर ऐड कर दिया आपने, तो टोटल क्या बन गया इनिशियल मेजरमेंट पर, ठीक है जी। ईयर एंड के ऊपर वो कहता है शेयर्स जो हैं 10,000 शेयर्स थे और वो 45 के हो गए, तो आंसर इज, अब गेन कितना है, ये गेन कहाँ जाएगा, FET OCI में, ठीक है। तो गेन टू बी रिकॉर्डेड फॉर द ईयर कितना है, ये सी। अच्छा तो शुक्र है ये नहीं पूछा कहाँ रिकॉर्ड करना है, वैसे पूछ भी लेता तो आपको पता ही है, आपने बता देना था उसको कहाँ रिकॉर्ड करो। चल नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, FVTPL, for debt instrument to be held at amortized cost, debt investment yani investment debentures, it must pass two tests, one of these is contractual cash flow, what is the other, business model test,